अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वक्त करीब आता जा रहा है, मुकाबला सख्त होता चला जा रहा है, मौसम मेहरबान होता चला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें फेवर में आती चली जा रही हैं। खैर, बारिश बहुत ज़्यादा हुई और बादल बहुत ज़ोर से गरजे। कुछ इलाकों में पता चला कि यालाबारी भी हुई है। तो मौसम अभी का जो लाहौर का है वो बहुत ही खूबसूरत है, धूप भी निकली हुई है, अच्छा मौसम है। शदीद सर्दी वाली लहर जो है उसमें कमी आ गई है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और हर तरह के मौसम को एंजॉय करें। अलबत्ता जहाँ तक रह गई नमूनिया केसेस बढ़ रहे थे, तो इसलिए भी अल्लाह ताला का शुक्र हमें अदा करना है कि अब इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो एमरजेंसी का इफ्तिताह किया है सीएम साहब ने, क्योंकि मैं विज़िट कर चुकी हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल को 2-3 दफ़ा, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी हालात देखकर। तो मेरे ख्याल से किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को जब बेड्स नहीं मिल रहे होते थे, एक बेड पे 3-3 बच्चों को भी मैंने देखा है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दुआ ये है कि आने वाले वक्तों में भी इसी तरह से कोई तो हो जो आसानियाँ लोगों के लिए पैदा करे। हमने चलना है जी प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ। सबसे पहले आज की खबरें। तो खबरों में सबसे पहले है जी महंगाई के मारों के लिए बहुत बुरी खबर। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे, डीजल 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर महंगा। अच्छा जी, इसके बाद जी कुछ कैंसर के मरीजों के मुफ्त इलाज की भी बात करेंगे और पंजाब हुकूमत ने एक और संग मिल अबूर किया है उसका भी जिक्र करेंगे और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है उसकी भी बात करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ आ जाते हैं जी। शाहिद सिप्रा साहब, आमिर रजा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद सिप्रा साहब, बारिश को एंजॉय किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हाँ, रात को किया एंजॉय। और जो जिस गरज चमक के साथ वो बादल बरसे हैं, बहुत आवाज़ थी। ऑनेस्टली मुझे तो खौफ आना शुरू हो जाता है। मैं तो एक दफ़ा सो गया हुआ था, बाद में जब उठा हूँ इन आवाज़ों पे उठा हूँ तो उसके बाद और सुबह के औकात में देखा कि बारिश काफ़ी हद तक हुई है। और सबसे खूबसूरत मंजर क्या था कि चूँकि भाई साहब भी जल्दी उठने वालों में से, मैं भी जल्दी उठता हूँ, कि जब सूरज अभी तलू नहीं हुआ था तो और वो खूबसूरत जो मंजर था वो बड़ी देर बाद देखा है। स्मोक और फोग के बाद बहुत देर बाद आपने वो मॉर्निंग देखी है। और फिर कुछ देर गुजरने के बाद जो सूरज की चमक है और इतनी शाइन चमक, वो भी काफ़ी दिनों के बाद देखी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस तरह का मौसम जो है अब दोबारा आया है। लेकिन अलबत्ता इसमें एक और चीज़ है कि आज धूप तो चमक रही है, उसमें जो सर्द हवा है वो भी अभी है। इसका क्या मतलब है कि सर्दी का एहसास या ठंडक का एहसास अभी मौजूद है। हम सूरज की चमक, हाँ, उस दूसरी साइड पे खुशगवार आप देखें, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है ना कि धूप निकल आए तो चलो छोड़ दो सारी एहतियात। फिर बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, तो इसलिए हमें थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। अल्लाह करे आने वाले कल में भी मौसम शायद इसी तरह जाएगा। और अभी प्रिडिक्शन है शायद 1-2 दिन की, भाई साहब 4 तारीख तक है मौसमियान में शायद कहा हुआ है, एक आध बारिश और हो जाएगी तो मौसम मज़ीद बेहतर हो जाएगा और इंजॉय करें लोग, मौजें करें। आमिर भाई? हाँ बिल्कुल, लोगों ने इंजॉय किया, मैंने भी किया। और उसने सही कहा कि जो उसकी गरज चमक थी, पता नहीं ये किसने कहा था, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हाँ, तो जब भी गरजा है तो शदीद बरसते हुए देखा है। और आपने यालाबारी की बात की तो अपने घर के बाहर जो दरख्त लगे हैं उनके पत्ते जो गिरे हुए थे वो यालाबारी से गिर सकते हैं, बारिश से नहीं गिर सकते, टूट के गिरे हुए। और कई जगह पे मैंने जो पौधे हैं छोटे उनको भी टूटा हुआ देखा, तो उसका मतलब रात यालाबारी भी होती है। क्योंकि उसी आवाज़ से मैं उठा हूँ। एक छत जो फाइबर ग्लास की छत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, मुझे लग रहा था कि ये वो मैंने बाहर जाकर नहीं, और मेरा तो हौसला ही नहीं पड़ा कि मैं विंडो। लेकिन सुबह का मंजर और आसमान बड़े अरसे के बाद वहाँ पे दोबारा, ये सही कह रहे हैं शायद का हमने देखा है। कुछ तकलीफ भी हुई क्योंकि पिछले 5-6 साल में मुल्तान रोड पे 1 रुपया नहीं लगा, तो उसकी तकलीफ हुई जाते हुए, क्योंकि मुल्तान रोड सारा पानी और कीचड़ और वो चीज़ें। हाँ, ये तो है बिल्कुल। मैं भी जहाँ आसमान साहब है शाहिद सिप्रा साहब, वहाँ पे आपके अगर रोड्स बने हुए, बहुत खुशी होती है जब आप इधर इस तरफ आते हैं, माल्टोन की तरफ आते हैं या आप रोड की तरफ आते हैं तो रोड साफ सुथरे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुल्तान रोड बेचारी, क्योंकि पिछले 5 साल क्या ज़्यादा ही साल हो गए मेरा ख्याल है। ऑरेंज ट्रेन जब कब बनी थी, ऑरेंज ट्रेन जब बनी है तब भी इन्होंने ऑरेंज ट्रेन बना दी, शहबाज शरीफ साहब ने, मुल्तान रोड नहीं बनाई। और उसके बाद से आज तक पूरा लाहौर बन गया, मुल्तान रोड नहीं बना। और मुल्तान रोड पे जो गाड़ियों में
उछलता हुआ कीचड़ मोटरसाइकिल सवारों पे पड़ा था। हाँ, और मुझे भी बाइक्स बहुत एहतियात से खुद गटर के ढक्कन गायब है वहाँ पे, और जो रोड बैठ चुकी हैं वो बैठ चुकी हैं वहाँ पे। मुझे समझ नहीं आती, शायद कागजों में तो अरबों रुपए लग गए होंगे, करोड़ों रुपए लग गए होंगे इस पे। शायद से प्राइस इसलिए ऐसे क्योंकि मैं रहता हूँ, तो भाई मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की बात करूंगा। आपके घर के पास जेल रोड है वो बड़ी साफ सुथरी है, वहाँ मैं छोड़ने गया था अपनी मिसेज को, वो बहुत साफ सुथरी है, सही है। वहाँ पे दरख्त बड़े धुले हुए नजर आए। मैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ, भाई साहब कह रहे हैं कि मॉडल टाउन वाली बात कर रहे हैं या इस तरफ आए तो बड़ा एहसास होता है, खूबसूरत सड़कें होती हैं। लेकिन अगर किसी की मजबूरी है कि उसने ससुराल वैली ही में जाके घर लेना है तो फिर कुछ मुश्किलात आपको बर्दाश्त करना पड़ती हैं। तो इसलिए मेरी स्माइल तो इसलिए थी। तो बाकी सब शहरी हैं, उनके हकूक हैं, वो चाहे उस साइड पे रहते हों, खाड़क नाले पे हों, सब्जाजार हों, मरगजार में हूँ, जहाँ पे भी हूँ, लाहौर के जिस एरिया में भी हूँ, सबके हकूक बराबर हैं। और अंदर की कहानी आज हमें पता चल गई, सबके हकूक बराबर है। अच्छा, वजह भी आपकी ससुराल की वजह से वहाँ पे सबके ये भी ससुराल की वजह से वहाँ पे। लेकिन आप बताएं, सब्जाजार वाला रोड जो है, अब उसको तो खंडरात का दर्जा दे देना चाहिए और कौमी विरसा करार देकर उस पर सियाहत से पैसा कमाया जा सकता है कि ये एक रोड ऐसी है जो पिछले 7-8 साल से नहीं बनी और उस पर पाइप पड़े हैं और बंद है और रोजाना एक एक्सीडेंट होता है। हमारा दुख साझा है आमिर भाई, चले अब रोजाना एक एक्सीडेंट होता है। ऐसे ही है, मैं एग्री करती हूँ, और कोई उसका पुरसाने खाल नहीं है, तो वो चीजें चलती रहती हैं। चलें जी, अब हमने आगे बढ़ना है और एक और मैं तो जरूर इसको सैड न्यूज कहूंगी, क्योंकि ये वाकई मतलब मेरे ख्याल से वरना पेट्रोल की कीमत बढ़नी हो तो सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, फर्स्ट को या 15 को ऑलमोस्ट लोग कहते हैं, सुनने में आ जाता है कि बढ़ने जा रही कीमत। मैंने कल किसी से सुना नहीं था और मुझे एकदम ही रात कोई 11 साढ़े 11 बजे मैंने स्क्रीन पर 11:30 पौने 12 का टाइम था, सो मैंने देखा। अच्छा जी, 13 रुपये 55 पैसे पेट्रोल महंगा, शायद सिप्रा साहब देखें, खबर तो बहुत बुरी है लोगों के लिए, 13 रुपये अचानक बढ़ जाना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और जो आप कह रही हैं कि 11 बजे, पता नहीं, आपके जो पंप मालकान हैं उनको दोपहर में ही अंदाज़ा हो गया था। और शहर के बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप थे जिन्होंने 3-4 बजे के बाद पेट्रोल पंप अपने बंद कर दिए थे और उसके बाद उन्होंने बैरियर्स लगा दिए थे। इवन PSO के भी कुछ पंप्स हैं जिन्होंने बंद किए। और क्यों बंद किए जाते हैं? यही जब उनको पता चलता है कि कीमतें बढ़ रही हैं और उनके चूँकि रूट्स जो हैं वो बहुत गहरी होती हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, पता चल जाता है कि क्या होने जा रहा है। अब रही बात कि यही लास्ट प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे कि पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम मसनूआत 80 रुपये कम की गई, उसके समरात अभी तक नहीं मिले हमें। इवन आप जो भी ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, ट्रांसपोर्ट में जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें तो हुआ, लेकिन बाकी जो आपके यहाँ अर्बन है उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा, ताजर बरादरी ने क्या किया, सन्नतकारों ने क्या हमें फ़ायदा दिया, वो नहीं हुआ। इसका इम्पैक्ट जो हमारी जेब पे आना है 13 रुपए का, तो वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो मार्केट में ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आना वो ज्यादा आता है हमारी जेब पे, तो डबल ट्रिपल, मतलब सस्ता पेट्रोल होता है जब कीमत कम होती है तब कोई इम्पैक्ट नहीं आता। हम लोग वही 80 पे अभी खड़े थे, 80 कम करके अभी सम्राट नहीं मिले, लेकिन 13 रुपए अब बढ़ रहा है, अब वहीं से फिर आगे चले जाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल में अगर कीमत बढ़ गई, लोगों ने तो पेट्रोल इस्तेमाल तो होना ही होना है, गाड़ियाँ चलनी ही चलनी, नहीं है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, आप उस गाड़ी को घर पे खड़ा कर दें, ये तो नामुमकिन है। अब पता नहीं, मुझे आमिर भाई के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आमिर भाई का दुख मैं समझता हूँ, आमिर भाई का भी दुख मैं समझता हूँ। नजर आ रहे हैं आमिर भाई मुतमिन नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। फिर वो उसकी भी वजह है, मैं यहाँ पे भाई साहब की वजह, भाई साहब खुद ही वजह बता देंगे। मैं वही कह रही हूँ, नहीं बताएंगे तो फिर मेरे पे आइएगा, मैं बताऊँ। नहीं, आप रहने दो, सिप्रा को रहने दो, इसको इस पर नहीं जाना कभी भी और इसकी बातों में भी वो कहते हैं ना कि कोई बहुत आपका करीबी भी नहीं होना चाहिए, कहते अल्लाह करे लंगोटियां ना लपटे। बिल्कुल। अच्छा, ये मसला ये है कि अच्छा किया 13 रुपए 55 पैसे बढ़ा दिया। अब आप कहेंगे अच्छा क्यों किया? मैं आपका इत्मीनान देख के परेशान हो रही हूं कि हम दोनों दुहाइयां दे रहे हैं। आप जिसकी हुकूमत आने वाली है उसने बड़े दावे किए कि वो आते ही चीजों की कीमतों को में कमी लाएगा, तो उसको कीमतों में कमी लाने के लिए कीमतें बढ़ानी बड़ी जरूरी हैं। वो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने 13 रुपए 55 पैसे बढ़ा दिए। आते ही जब ऐलान होगा कि पेट्रोल की कीमतें मैं कम कर रहा हूँ, अरे वाह, तो वाह नहीं आएगी। वाकई आपने सही बात की है, वाह नहीं आएगी, होगी। इसलिए मैं मुतमईन बैठा था कि 8 दिन 10 दिन की खेल है, 15 अगली 15 को आपको पेट्रोल कम होता हुआ नजर आएगा। कीमत आप कहेंगे कि जी ये तो आते ही कमाल, गवर्नमेंट बन जाएगी, चमत्कार। 15 देखें, 15 भाई 15 8 को इलेक्शन है, इलेक्शन है। आप 8 की रात को 12 बजे के बाद सुनिएगा कि मैं आते ही इस पेट्रोल की कीमतों को कम कर दूंगा।
ये ना होएगा शिप्रा साहब तो आप मुझे तो 300 यूनिट वाली जो बात है वो भी हो जाएगी। 300 यूनिट वाले जो हैं वो तो जीत नहीं रहे, वो जो मुफ्त देने जा रहे थे 300 यूनिट, अगर उन्होंने कच्चे के इलाके में 300 यूनिट मुफ्त दे दिए तो यहाँ भी दे देंगे बेचारे। वो तो लाहौर को कच्चे का इलाका बनाने के लिए आए हैं। इलाके में आ जाए 200 वाले की बात कर लें। 200 वाले की 200 रुपए लेंगे हमसे, मेरा ख्याल है 200 यूनिट पे नहीं देंगे वो। लेकिन वो उनके मैनिफेस्टो में जो सेकंड पॉइंट है वो सोलर है। और अभी ब्रेक पे जाके जब जाएंगे तो मैं शिप्रा साहब से रिक्वेस्ट करने लगा, कहीं किस्तों से लगता है तो मुझे भी लगवा दे। नहीं, सोलर बहुत जरूरी है, सोलर बहुत हम लोग जरूरी भी है। घर में ये चीजें तो डिस्कस करें। उनके मैनिफेस्टो का सेकंड पॉइंट जो था वो सोलर पे है कि हम सोलर पे जा रहे हैं और उसके लिए सस्ती। देखें, दुश्मन से भी सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ घरों पे, और आज पूरी दुनिया का मीडिया नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रहा है कि उसने गरीब को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए 3 करोड़ लोगों को सोलर देने की बात की, और वो दे रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे जब भी कोई सोलर की बात करता है वो कहते हैं नहीं नहीं जी ये तो शहबाज शरीफ के बेटे की फैक्ट्री है, तुर्की में लगी है, से बहुत पैसे निकालना वहां से सोलर आएगा। जबकि अगर आप कुछ टेक्निकल चीजों को समझे तो ये आपके लिए लॉन्ग और टर्म शायद शिप्रा इस बात की गवाही शायद देंगे, शायद शिप्रा साहब के पिछले 1 साल में सोलर की कीमतों में कमी आई और लोगों के लिए लगाना आसान है। अगर आप इसको किस्तों पे भी कर दें जिसमें सूद ना हो, देखिए किसी बैंक को इस पर आप आमादा कर लें कि आप बिना सूद आप दे दें, तो आप भी इसी तरह से आप पूरी दुनिया के मीडिया में इनकलाब ला सकते हैं। और जो हम फॉसल फ्यूल बाहर से मंगवाते हैं और जिस पर हम अरबों डॉलर लगाते हैं उससे आप बच सकते हैं अगर आप सब घरों पे सोलर होए तो। अच्छा चलिए, अब मुझे जरा मंतक समझा दे पेट्रोल महंगा होने की, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया। सिर्फ ये रीजन है जब मैं आपको यानी इंटरनेशनल मार्केट आज से 15 दिन बाद नहीं, अगर ऐलान की खातिर अरबों रुपए आपने लोगों की जेबों से निकलवाए, अरबों रुपए तो फिर तो बिजली महंगी होनी है, छोड़ दें। नहीं, आप 15 दिन पहले का प्रोग्राम निकलवाएं। जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तो मैंने रफी को कहीं प्रोग्राम का क्लिप निकाल के दे, मैंने उस वक्त कहा था कि अगले 15 बारे में ये पेट्रोल बढ़ने जा रहा है और उसकी वजह है क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल बढ़ा था, कीमत बढ़ी थी, उसका इम्पैक्ट आना ही आना था और उस पेट्रोल की कीमत बढ़नी थी। खुशाइंद बात यह है कि डीजल की कीमत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ी, सिर्फ 2 जो शायद शिप्रा साहब ने बात की थी कि बाकी चीजों पर बहुत ज्यादा असर जाता है ट्रैवलिंग के अलावा, ट्रांसपोर्ट आपका उसका ये फायदा होगा कि शायद वो चीजों की, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। आप देख ले सब्जियां महंगी होंगी, लोग कहेंगे पेट्रोल बढ़ गया। हुकूमत स्ट्रिक्ट हो जाए जरा सी, जैसे उन्होंने पिछली दफा किराए में कमी कराई थी तो ये ताजरों को बढ़ाने ना दें। सही बात है, इनकी बदमाशी जो है अब चलने ना दें। खैर, अब अगली खबर की तरफ आ जाएं। आम इंतखाबात की तैयारियां 6 से 9 फरवरी तक तालीमी इदारों में छुट्टियां होंगी। तो आप तो मुस्तस्ना हैं इस सब से, आपकी ड्यूटी भी डबल होगी। क्या कहेंगे? खुश हैं? बच्चे खुश हैं, बच्चे खुश हैं कि यानी मंडे से छुट्टियां शुरू। हाँ, नहीं अभी भी छुट्टियां ही हैं तकरीबन, अभी छुट्टियां खत्म हुई थी और 9:30 से 2 बजे तक टाइम हो गया। आज वो रिवर्स होना था लेकिन रात फिर ऐलान हो गया कि 3 तारीख तक वो चली जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आप यकीन माने वो जो लोग ऐलान करते हैं ना वो आपके फेवरेट हुए। 12 फरवरी तक ये काम है सारा। 12 फरवरी तक, जुमेरात को 8 को इलेक्शन है, 9 को जुमा है, हफ्ते की फिर छुट्टी है और फिर आपको इतवार है, पीर से मंगल पूरा हफ्ता ही छुट्टियां हो गई ना, पूरा हफ्ता छुट्टी हो गई। अब भाई साहब की खुशी आपको थोड़ी समझ आई है कि मैं थोड़ी सी बता दूं? नहीं, आप बता दो। मुझे बताएं भाई, आपके 7 दिन गाड़ी नहीं चलनी, आपको वहां से निकल के जे रोड नहीं आना, फिर वहां से निकल के यहाँ फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पे इनको खुशी मनाएंगे ना। अब आगे आपकी खबर उसको बता रही है कि भाई साहब क्यों खुश हो रहे हैं, मुतमईन बैठे हुए हैं। समझ आ गई है। देखें ये अब छुट्टियां, ये तो इलेक्शन अब जाहिर है उस हफ्ते के दरमियान में आ गया, फिर यौम कश्मीर बीच में आ गया और 9 तारीख को क्या बन रहा है? जुमेरात बन रही है, जुमा बनेगा, जुमा बनेगा, फिर हफ्ता इतवार वैसे फिर छुट्टी होगी, मतलब ये तकरीबन 8-9 दिन छुट्टियां ही होगी ना। तो फिर लोग अब बर्फबारी भी हो रही है, लोग निकलेंगे, फंसे पड़े हैं वही मरी में, जुम्मे की रात जा रहे हैं। नहीं फंसे पड़े हैं वहाँ पे, ना जाए। वो तो बार बार ऐलान हो रहा है, आज भी पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वहाँ ना जाए, बंद कर दिया उन्होंने। 17 मील एक स्टॉप का नाम है, शायद सबको पता है, मरी से पहले वहाँ से ट्रैफिक बंद कर दिया उन्होंने मरी की तरफ जाने वाली, और वहाँ लोग बेचारे धक्के लगा रहे हैं। और आपको याद है सानिया मरी जो हुआ था, वो खतरनाक था, वो उसमें कितने लोगों की जानें चली गई थी। तो ये लोगों नहीं जी, एहतियात से कोई चीज़ नहीं है। सो सारी जिंदगी है आपकी इंजॉय करने के लिए। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। वजीर आला का बड़ा फैसला, कैंसर का मुफ्त इलाज होगा, मनावा में हस्पताल ऑपरेशनल। ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि
यहाँ पर कैंसर का एक ही हॉस्पिटल था बड़ा, और वहाँ पर आपको इलाज मुआवजे के लिए महीनों लग जाते थे। और ये भी एक इशू था कि लास्ट स्टेज पे किसी पेशेंट को लिया ही नहीं जाता था, और इतनी मिजरेबल लाइफ हो जाती है वैसे ही मरीज जो है वो उसके पास कोई उम्मीद नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया गया। आमिर भाई, देखिए, मैं हमेशा आपको पता है कि इस बात का गिला करता हूँ कि एक शख्स जिसने एक छोटे से 72 बेड के कैंसर हॉस्पिटल को बनाकर इस मुल्क की वजारत उज़्मा हासिल की, उसने अपनी वजारत उज़्मा के दौर में और उस वसीम अकरम प्लस के दौर में भी एक सरकारी कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनाया। उस दौर में भी वो चंदे मांग के, जी मुझे कराची में बना दो, मुझे पेशावर में ईंट लगा दो, चंदे पे काम चलाया। सरकार का काम क्या होता है? सरकार का ये काम होता है कि वो एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए जो लोगों के लिए फ्री हो। आपको पता है कि ये जो एक हॉस्पिटल जो वज़ीर-ए-आज़म साहब जिसका जिक्र करते थे, वो 72 बेड का सिर्फ हॉस्पिटल है, और उससे बेहतर हॉस्पिटल कैंसर केयर हॉस्पिटल है रायविंड रोड पे, जो डॉक्टर्स ने खुद बनाया, अमेरिका के डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल ऐसे उन्होंने खुद बनाया, और यहाँ वहाँ पर भी किसी मरीज को इनकार नहीं होता। और उसके बाद सरकारी सतह पर जो हॉस्पिटल बना है म्यू कैंसर हॉस्पिटल, जो कि मैं समझता हूँ इसका नाम म्यू की बजाय मोहसिन पंजाब कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए था। बढ़ती हुई कैंसर की डिजीज़ ख़वातीन में, मर्दों में, बच्चों में आपको आए दिन हमारे अपना एक साथी रिफत, उसको मैंने सुना कि उसके हाथ पे एक हल्का सा दाना हुआ और वो कैंसर की शक्ल अख्तियार कर गया। अभी भी अल्लाह ताला उसको सेहत दे और वो अभी भी इलाज उसका करवा रहा है। लेकिन अब किस तरह से मेरा बड़ा प्यारा दोस्त नवीद आलम कैंसर में मुब्तला हुआ, हॉकी का प्लेयर, ओलंपियन, फिट, और कोई उसके चीज़ों में ऐसी नहीं चीज़ थी, लेकिन कैंसर आ गया और उसी से उसकी डेथ हो गई। वो हमारे हमारे दिलशाद बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि लोगों का पुरसान हाल, और जो आपने वो 72 बेड वाले बेड जो हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो आपको वो लेते ही नहीं है दूसरी स्टेज के बाद से, वो कहते हैं जी नहीं जी आप ले जाएं इसको जहाँ मर्जी ले जाएं। उसके बाद लोग बेचारे अनमोल हॉस्पिटल जाते थे, वो भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, फाक के अंडर है, और उसको भी देखा करते थे म्यू हॉस्पिटल के लोग ही। अब ये एक प्रॉपर कैंसर हॉस्पिटल बन गया। मैं ये समझता हूँ ये ब्लेसिंग है। नाम इसका सिर्फ मोहसिन पंजाब कैंसर हॉस्पिटल रख देना चाहिए, और लोगों को यहाँ पर अगर फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी, जिस तरह से रात हमने देखा उसका इफ्तिताह हुआ, तो वो उन्होंने देखा कि वहाँ पे लोगों को ट्रीट कैसे किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो थी उन्होंने कहा उर्दू में इसको देखो, ये बड़ी बेसिक चीज़ है। अभी तक हम अंग्रेज़ी से निकले बाहर नहीं हैं। हमारी कोर्ट की ज़ुबान अंग्रेज़ी है, हमारे दफ्तरी ज़ुबान अंग्रेज़ी है, लोगों को बेचारों को समझ नहीं आती है। अगर ये उर्दू में कर दी जाए ना, सिर्फ कोर्ट की ज़ुबान, मैं बात से हट रहा हूँ, लेकिन क्योंकि बरसबीले तस्करा आ गई तो आधे केसेस ख़त्म हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील है, हाई कोर्ट से भी अपील है। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या कानून है और उस पर किसकी जरा हो रही है। वो अंग्रेज़ी में लिखा होता, बेचारे वकीलों के धक्के खा रहे होते हैं। कैंसर हॉस्पिटल या बाकी हॉस्पिटल्स में भी उर्दू को राइज किया जाए। उर्दू पढ़ना आसान है, लोग पढ़ लेते हैं। जो तीसरी जमात तक, दूसरी जमात तक गया है वो पढ़ लेता है, शायद सिपरा पढ़ लेता, तो इसका आगे बताएं और कौन नहीं पढ़ सकता। सही कह रहे हैं, इसी तरह है। देखिए, निगरान सेटअप का सबसे बड़ा महकमा सेहत में जो लोगों को मिला है वो हॉस्पिटल की सूरत में चिल्ड्रन हॉस्पिटल PIC, मतलब वो अपनी जगह पे उनकी है, लेकिन कैंसर के हिसाब से मैं कहता हूँ कि निगरान सेटअप की जानिब से सबसे अच्छा जो इकदाम है महकमा सेहत में, वो आपका गवर्नमेंट लेवल पे आपके कैंसर हॉस्पिटल है। और फिर देखें, उन्होंने कहा है कि 3 अरब लगा दिए, 8 अरब हम इस पर मजीद लगेंगे। और ये अरबों रुपए गवर्नमेंट के लिए कोई मैटर नहीं करते। लोग आम शहरियों को तो लगता होगा कि 8 अरब या 3 अरब रुपए जो है बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट के सामने या महकमा जो खजाना है उसके सामने ये कोई प्रोजेक्ट नहीं। आप उसके रिजल्ट्स देखें कि उसकी वजह से कितने लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ये अगर 8 अरब रुपए लगाकर इतने सारे पेशेंट जिनका हम खुद जिक्र कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा कर भी आपको ट्रीटमेंट ना मिले, और लोग जो है वो अपने घरों में जो है चारपाई पे लेटे या बेड पे लेटे इस दारे फानी से कूच कर दिए, तो इससे बड़ा उस फैमिली के लिए क्या सदमा होगा, उन बच्चों के लिए या उन लवाहिकीन के लिए क्या होगा। देखें, मौत आनी है बरहक है, आज आए कल आए, आपने भी चले जाना है, हमने भी चले जाना है, इसमें तो कोई दूसरी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन 11 बजने हम दोनों ने चले जाना। लेकिन बात यह है कि बात यह है कि अगर हॉस्पिटल है वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाए, जो लवाहिकीन है उनको कुछ ना कुछ सब्र ज़रूर आ जाता है। वो इस बात पर आ जाते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे या किसी हॉस्पिटल में कम से कम उनका जो मरीज़ है उसको इलाज मुआवजे की सहूलियत
आगे अल्लाह की मर्जी है, उन्होंने इस शायद है, सिप्रा साहब इसलिए एक मेरे और ख्याल में चीज इस है, तरह की निगरान सेटअप तो ये करके जा रहे हैं, निगरान वजीर आला तो ये करके जा रहे हैं। अब आगे जाकर हमारे यहाँ ट्रेंड ये है ना कि अगर आपका मंसूबा नहीं है तो आपने बस उसको छोड़ दिया लावारिसों की तरह। देखें, जो पब्लिक फलाह के या अवामी फलाह के मंसूबे होते हैं उनको नहीं रोका जाता। उनको अगर रोकते हैं सियासी बुनियादों पर या तख्तियां लगाने की बुनियादों पर उनको रोका जाए तो मेरे ख्याल में वो तो आप जुल्म कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। निगरान सेटअप ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। मशहूर कहावत है, सियासतदान का बैरी होता है। ये जो है वो सियासतदान का मंसूबा हो तो रुक जाता है, वो जैसे हॉस्पिटल का सर्जिकल टावर रुक गया था, लेकिन ये निगरान हुकूमत का है। मेरा ख्याल जो भी हुकूमत, जिसकी भी हुकूमत आई, वो इसको कंटिन्यू करेगी। शायद सिपरा वाली बात ठीक है, ये किसी सियासतदान का नहीं है, ये तो मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला का दिया हुआ तोहफा है पंजाब की हुकूमत को। और पंजाब की जो आने वाली हुकूमत, उसके लिए काम आसान कर दिया उसने। सिर्फ आप पैसा लगाना है, बहुत आसान स्ट्रक्चर बन गया, अब चीजें आ गई, डॉक्टर्स आ गए, सब कुछ। तमाम अस्पतालों में रुके हुए काम साल हर साल से PIC की एक्सटेंशन हो गई, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम हो गया, म्यू हॉस्पिटल में काम हो गया। ये इतना बड़ा, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा ये कारनामा है। सो पहले तो हमें थोड़े से लाइफस्टाइल को अपने देखना है, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ख्याल रखें, अपना स्क्रीनिंग कराना आदत बना लें, खाने पीने को ज़िंदगी मत समझें, अच्छा खाएं कम खाएं। अल्लाह ताला इन अस्पतालों से सबको दूर रखे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। अगली खबर हमारे पास है वजीर आला का दी पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह। क्या फ़ायदा होगा शाहिद सिप्रा साहब? असला लाइसेंस ऑनलाइन? जी बिल्कुल। तो क्या करना चाह रहे हैं? पोर्टल बनाना चाह रहे हैं? पोर्टल बनाने जा रहे हैं। इससे बहुत सारे नहीं, आपने सही बंदे से सवाल किया, क्योंकि जिसके पास गैर कानूनी असला होगा और उसको तो जो है ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे लोग। ना भाई साहब, आप अच्छा चले भाई साहब को सुन लें, चले आप पहले कर लें। नहीं आप कर नहीं, गैर कानूनी जब आप इस तरीकेकार इस तरह के बनाएंगे तो लोग दफातर में जाकर रिश्वत देकर आपने लाइसेंस लेंगे और जिनको सिक्योरिटी मसाइल होंगे तो उनको तो फिर आप आसान बनाने जा रहे हैं। किसका दिल करता है? आप नाजायज असले की तो जरूर बात करें ना। आसान नहीं हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है, आसान नहीं हो जाएगा। नहीं, ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा ऑनलाइन। हाँ, ये रिकॉर्ड पे आए, जब नादरा के साथ आप लिंक होंगे तो आपका पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा कि किसने कौन सा लाइसेंस किसको अलॉट हुआ, क्रिमिनल है या घर डिलीवर होगा। खुदकार सिस्टम के नफाज से करप्शन का मुकम्मल सबसे बड़ी बात ये है गल्ला ही है, करप्शन इसको आप छोड़ दें, ये साइड पे रखें। लोगों के लिए जो इसमें आसानी पैदा की जा रही है वो यही है कि आप पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, नादरा क्लियरेंस देगा। अगर करप्शन के खात्मे को छोड़े ना, लोगों के लिए सिस्टम को आसान करें। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जो आप DC ऑफिस में जाके फाइलें जमा करवाते थे और सिफारिशें करवाकर असले का लाइसेंस लेने के लिए बातें करते थे, अगर होम डिपार्टमेंट ने ये काम किया है और उसके साथ आपने नादरा को इसलिए मिलाया है कि अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है तो उसको असला नहीं मिलना चाहिए और मिलना भी नहीं चाहिए। जो हाई साहब बात करेंगे गैर कानूनी असला नहीं होना चाहिए, क्यों हो? उसी वजह से वारदातें आपकी बढ़ती हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसी वजह से खराब होती है। बेसिकली ये पोर्टल बनाकर आप एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। माजी में अभी तक ऐसे पोर्टल चल रहे हैं जो मुख्तलिफ इदारों के बनाए गए हैं, उसका फायदा लोगों को कभी नहीं पहुंचा। मैं अब एक बात और बता दूं, प्राइम मिनिस्टर ने पोर्टल बना हुआ है, उस पे जो कोई कंप्लेंट जाती है उसका बोगस जवाब दिया जाता है। हमेशा हर डिपार्टमेंट बोगस डिपार्टमेंट उसका जवाब देता है। उसका जवाब होता है कि ये हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन आगे से महकमा उसका जवाब दे देता है कि हो गया है, हालांकि साइड पे कुछ भी नहीं होता। इसलिए इन चीजों को आप, ये करप्शन नहीं है। आप पैसे को तो करप्शन कहते हैं, लेकिन इस सिस्टम के बावजूद अगर लोगों को मुश्किलात में आप धकेल रहे हैं तो वो भी तो करप्शन ही है। ये यूजर फ्रेंडली, इसलिए मेरे साथ ये पेश आया था। वाकई ये शाहिद सिप्रा की बात बड़ी अच्छी है। मैं घर बना रहा था तो किसी ने, हमसाये ने, किसी ने शिकायत कर दी, वज़ीर आज़म पोर्टल पे डाल दिया उन्होंने। अच्छा वो आ गए घर ना, उन्होंने कहा जनाब LDA वाले आ गए, ये हो गया, वो हो गया, आपने जी ये खिलाफ वर्जी की, ये किया। मैंने कहा हुआ क्या है? वो जी वो वज़ीर आज़म पोर्टल ते पा देता है, ਹੁਣ रेट बढ़ गया। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਸੀ, वज़ीर आज़म पोर्टल ਤੇ आ गया ਹੁਣ हो। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये मैं जब हम अंदरून शहर में रहते थे कि एक ज़माने में पाकिस्तान आर्मी को लगाया गया ये मीटर रीडर्स के साथ, शायद सिप्रा साहब वापडा के साथ लगाया गया। अच्छा वो हुआ क्या कि हमारे वो मोहल्ले में
दूध दही वाला था, वो एक दिन आके मेरे वाला साहब कहता बहू जी रेट ਵਧਾਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਫੌਜੀ ਦੂਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢੋ करप्शन वो कर रहा है। हाँ, नाम वो इस्तेमाल, नाम वो जिस तरह आम डिपार्टमेंट अफसर सख्त आ गया है, ऐसे ही है। तो रेट बता अब ये नाम जो है आजकल वो महकमे है ये कहाँ छोड़ते होंगे, कहेंगे जनाब मोहसिन नकवी दी हुकूमत वो तो छड़ ही नहीं रहा किसी ने, वो तो दिन रात ही की हुई है, तुम रेट बढ़ाओ तो फिर तुम्हारा मकान रहेगा। आप देखें तजावजात कहाँ खत्म हो सकी, ऐसे ही है, नहीं हो सकी, ऑपरेशन किया नहीं किया कर सके हम। ये करप्शन जो है ये इसका कोई ना कोई रास्ता, ये तो कबील कबील से चला आ रहा है, करप्शन का रास्ता तो इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन उसमें जहाँ जहाँ कहीं बांधा जा सकता है वहाँ बांधना जरूर चाहिए, की जा सकती है, लेकिन ये पोर्टल बन गया फायदा। देखें ये प्रॉपर तरीके से चलाएं ये वाला पोर्टल कि आप अप्लाई करें और घर तक आपको लाइसेंस मिल जाएगा क्लियरेंस के बाद। बनाएं, लोगों को इस बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कराएं, क्योंकि अदरवाइज इस तरह के पोर्टल बनते जाएं लोगों को इस्तेमाल ही नहीं करना आता। अंग्रेजी सिखाएं उनको, क्योंकि ये अंग्रेजी नहीं होगा, मैंने खोल के नहीं देखा, अभी वक्फा होता है खोल के देख। चलिए जी ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से हम अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, गैर कानूनी इमारतों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, मतलब हमेशा से इसमें कोई आपको बेहतरी नहीं नज़र आती। ये ऑपरेशन पे ऑपरेशन होते चले जाते हैं, कभी ये मर्ज खत्म नहीं होता। ये मर्ज खत्म ही नहीं होना। आप करप्शन की बात कर रहे थे, ये मर्ज बेसिकली करप्शन है, करप्शन है। और आज आप ड्रोन के लिए मैं खबर पढ़ के मुझे बड़ी उसमें आप फिर कहते हैं कि इसको तनकीद कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आज ड्रोन उड़ा रहे हैं, जब वो बन रहा था, हाई साहब का घर बन रहा था, आप आ गए ना, बाकी बहुत सारी बिल्डिंग जो है हाई राइज बिल्डिंग बन रही होती है, बन जाती है, आप वहां से गुजर होता है, आपके एक पूरी एजेंसी है जो इसको चेक कर रही होती, बनती किस तरह है। आप अंदरून शहर में चले जाए, घरों की जगह अंदरून को छोड़े, यहाँ से निकले, आपका रेजिडेंशियल एरिया में प्लाजे बन रहे हैं ना, आप एक मंजिल पास करवाते हैं, 3-3 मंजिला उसको खड़ी कर देते हैं, सिर्फ आपका रेट वही बड़े होते हैं। मुझे बताएं कि आज आप ये कर रहे हैं कि हम ड्रोन उड़ा के देख रहे हैं जी कौन सी गैर कानूनी बिल्डिंग बनी है, भाई उनको पकड़े जिन्होंने गैर कानूनी बनवाई, उनको आप नहीं पकड़ते। मर्ज की तरफ जाना नहीं है, बन जाती है। मर्ज की तरफ जाना नहीं है, इलाज आप शुरू कर देते हो, और वो भी इलाज जो मरीज से आपने पैसे बिटोरने का शुरू किया हुआ है। ये देखें, इस तरह नहीं निजाम चलता। अगर आपके सरकारी महकमे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लें और अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दें, तो ना हाजी साहब का घर बनना था, ना किसी की और हाई राइज बिल्डिंग बननी थी, ना गैर कानूनी बिल्डिंग यहाँ पे कोई बन सकती थी। बेसिकली वजह गैर कानूनी बनाता है, बेसिकली वजह क्या है कि आपकी ये एजेंसीज के लोग जो हैं वो चक्कर लगाते हैं, वो डील करते हैं, वही बताया जाता है कि अफसर बड़ा सख्त है, वो जब पैसे लेते हैं, जिसने घर बनाना है वो बना रहा है, जिसने अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे बैठा है, जिसने मटेरियल मंगवा लिया है, उसने घर बनाना है, उसकी मजबूरी है। तो जब एजेंसीज और ये लोग उसको ख़राब करेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा। हालांकि देने वाले को तो पहले भेजा जाना जहन्नुम में, लेने वाला बाद में जाएगा, लेकिन ये निज़ाम है हमारा, हम इससे निकल नहीं सकते। इससे निकलने के लिए शायद कई दिहाइयाँ आने वाले साल लग जाएँ, लेकिन फिर भी आप ये पोर्टल बना लें, ऑनलाइन सिस्टम कर लें, आईटी सिस्टम तो जितना मर्जी कर लें, हमेशा ये आईटी या इस तरह के पोर्टल बनाकर क्या मकसद क्या होता है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो सरकारी मुलाजमीन है उनको खत्म किया जाए, 1 क्लिक पे लेकर आए सारी चीजें, इसी तरह है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एलडीए से ये चीजें खत्म हो जाए, सवाल कैसे खत्म हो जाए। कमिश्नर साहब कुछ और काम पे लगे हुए हैं, वो और चीजों पे देख रहे हैं, उनका तवज्जो नहीं है। ड्रोन छोड़ें, ये वन विंडो का क्या ड्रोन छोड़ें, आप F-16 उड़ा लें, आप C-130 उड़ा लें, पोमा हाक उड़ा लें, तजावजात खत्म होने वाली नहीं है। मैं इतने अरसे से इस बात पे कह रहा हूँ, फिर शायद सिपरा कहेगा अपने घर पर आपने वहां नहीं लेना था, आप खारक से नहीं आपने लेना था, आप खारक से लियाकत चौक तक चले जाएं। मैं कहता कि पूरे का पूरा फुटपाथ नया बनाया, पूरा का पूरा फुटपाथ नया बनाया और उस पर दुकानें बनवा दी गई, और आज उस पर बिजली के कनेक्शन भी शायद सिपरा आपके लिए भी है, बिजली के कनेक्शंस भी दिए हुए हैं। बिल्कुल, मुझे बताएं एक फुटपाथ के ऊपर कैसे दुकान बन गई, मछली बेचने वाले की, फल बेचने वाले की, सब्जी बेचने वाले की, चाय बेचने वाले की, तंदूर लग गए, कैसे लग गए। ड्रोन की बजाय आप रोड पे आए, आप मोटरसाइकिल पे बैठे, आप चले मेरे साथ, आप क्रीम ब्लॉक के इशारे से शुरू हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ तजावजात कहाँ है। लेकिन जब आपका ट्रक आना होता है तो आपसे पहले फोन आता है उनको कि भाई हटा लो, विजिट आ गया एसी साहब का, आप हटा लो, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, एसी गुजर जाता है।
जब तक ये आसमान से जमीन पे नहीं आएगी आपकी ब्यूरोक्रेसी ये इसका आप दोनों के लिए मेरी नेक तमन्ना है, अल्लाह करे कि वो जो मोटरवे के साथ लिंक करने का प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो, ताकि आपका खाड़क नाला भी डांपा जाए, आपका वहाँ से बेहतरीन रोड बन जाए। मेरी नेक तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे ऐसे हो जाए। इन नेक तमन्नाओं की आपने सब्जाजार रोड कंप्लीट किया, लियाकत चौक वाला काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं हुआ, लियाकत चौक आप देख लें, वहाँ पे आप फिटनेस सेंटर बना रहे हैं, प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो जाए। में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हमारा दुख साझा है, अगर आपको वहाँ से गुजरना पड़े तो आपको एहसास हो। मुझे सब्जाजार में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, रोड नहीं बना रहे, जो कि लाखों मैं एग्री करती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। हेडलाइंस के बाद आते हैं। हमारे मुल्क के अभी भी बेशतर हिस्सों में ये जो वडेरा सिस्टम है ये बहुत डीपली सराहियत करता है, और इससे फिर जो माशरती मसाइल होते हैं उनका जिक्र इस वेब सीरीज़ में किया गया है, और ख़ास तौर पर अपने मातहत लोगों को इस वडेरा सिस्टम में जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ख़वातीन को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसको मौजू बनाकर इन चीज़ों को इस वेब सीरीज़ में हाईलाइट किया गया है। मैं आपको ये बताती चलूँ जी, मल्टीनेशनल स्ट्रीमिंग वेबसाइट है अमेज़ॉन प्राइम पर इसको रिलीज़ किया गया है, और इसका मकसद भी यही था कि इस वडेरा सिस्टम से जो मसाइल जुड़े हैं उनको हाईलाइट किया जाए। और ये चीज़ें हाईलाइट करने का मकसद क्या होता है, कहीं ना कहीं अपनी कोशिश और काविश की जाए कि उस सिस्टम को तोड़ा जाए। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ करते रहना बेहतर होता है। अच्छा जी, सो आज हम इस पर बात करने वाले हैं इस वेब सीरीज़ के हवाले से। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी। अयान अली गुलकार हैं जिन्होंने इसमें गुलकारी के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। फ़िज़ा मलिक हैं जी जिन्होंने एक्टिंग की है इस वेब सीरीज़ में। वेलकम कहेंगे अपने मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। फ़िज़ा, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बड़ा टफ सा रोल होता है, मतलब आपको बिल्कुल ही एक और जोन में जाना पड़ता है। सो किस तरह से आपने इस रोल को निभाया? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये गुड इवनिंग फिल्म्स डॉक्टर इबाद बेग और विक्रम सिंह ने प्रोड्यूस की है, और इसके राइटर हैं लेजेंडरी हमारे फिल्म मेकर इकबाल रिजवी सर, और इसको डायरेक्ट किया काशिफ रिजवी सर ने। तो जब डायरेक्टर अच्छा होना तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। डिफरेंट तो ये बहुत डिफ़िकल्ट तो ये चीज़ थी मेरे लिए करेक्टर करना, बिकॉज ये रूटीन जैसा करेक्टर नहीं है कि आप गए और आपने बोला और लाइंस बोली और आ गए। एक बिल्कुल डिफरेंट कंप्लीट डिफरेंट जोन में जाना पड़ता है, और फिर वो जो उन लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ है उसको फील करना। और फिर हमने इसकी प्रैक्टिस भी इस तरह कुछ की थी कि हमने इसका एक्सेंट बनाने के लिए हम 15 डेज़ पहले थर गए थे। हाँ, हमने ये थर में डेजर्ट में शूट किया है। हम वहाँ गए, वहाँ की औरतों के साथ हम लोगों ने इंटरेक्ट किया। मैंने उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ उनको देखना कि उनका मैनरिज्म क्या है, वो बोलती कैसे हैं, वो पहनती क्या है। तो बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अच्छा, आप एक्टिंग कब से कर रही हैं? मैं एक्टिंग मैंने एज अ चाइल्ड स्टार्ट किया था, बट ऑन एंड ऑफ कर रही थी। बट ये है कि ये मेरा एक मतलब आप डेब्यू प्रोजेक्ट कह लें। डेब्यू प्रोजेक्ट है। अच्छा जी, मैं अयान आपसे जानना चाहूँगी, आपको कब ऑफ़र हुई इस वेब सीरीज़ का हिस्सा बनने की, और क्या रोल रहा आपका इसमें? एक्चुअली सबसे पहले तो मेरी मुलाकात तकरीबन 1 साल हो गया इनके डायरेक्टर से, और वो 1 साल में हमारा बाउंड ऐसा हो गया कि वो मेरे बड़े भाइयों की तरह, और हमारी मुलाकात हुई थी इसी के जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जिन्होंने दिया मुबशिर पब्बी साहब ने, उनके स्टूडियो में हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा, कहते यार मैं बेसिकली लिखता भी हूँ, मैं गाता भी हूँ। तो मुबशिर साहब से मेरा जो ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है, तो उनके स्टूडियो में वैसे ही जाना हुआ, तो वहाँ मेरी मुलाकात काशिफ रिजवी साहब से हुई। तो उन्होंने मेरे से कहा, उन्होंने कहा कि यार आपसे जो है वो आप कुछ लिख दो इसके लिए। मुझे पहले लगा शायद मजाक कर रहे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद हमारी दोबारा मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे रिमाइंड करवाया। उन्होंने कहा, यार मैंने आपसे कुछ कहा था कि यार आप कुछ लिख कर दोगे। फिर मैंने वो गाना, हम लोगों ने, मेरी ऑडियो टीम ने, जो इसका म्यूज़िक है वो सिमा बरशद ने दिया हुआ है, और इसके लिरिक्स भी उन्होंने, कंपोज भी उन्होंने ही किया है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसे ये वो हम लोग साथ जो है वो इसके म्यूजिक और लिरिक्स को लेकर। अच्छा फ़िज़ा, मुझे अपना रोल एक्सप्लेन कीजिएगा। क्या रोल है आपका इसमें? रोल इसमें एक मेरा कैरेक्टर का नेम है कोमल, और ये स्टोरी बिलोंग ही इसको करती है, इस पर करती है। और ये एक वहाँ की लड़की है जिसके ऊपर जो मतलब ऑब्स्टेकल्स ये फेस करती है, जो वडेरा सिस्टम की वजह से ये आते हैं,
और ये ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, मतलब किसी लड़की के साथ वाकई ये सब हुआ था, तो हमारे जो डायरेक्टर और राइटर हैं उन्होंने इंस्पायरेशन ली थी उनसे। और मतलब इसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ सोशल इशू पे है तो आप कहेंगे बोरिंग होगा, इसमें थ्रिल है, इसमें सस्पेंस है, इसमें सब कुछ है, मतलब कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है इसके अंदर। यानी मुझे ये बताएं डिफ़िकल्ट क्या लगा इस पूरे रोल में, क्या सीन ऐसा था जिसको बार बार करना पड़ा और वो निभाना बड़ा मुश्किल लगा? अच्छा, सीन इसमें ऐसा कोई ऐसा हुआ नहीं कि हमें बहुत दफ़ा करना पड़ा हो, बट यह है कि सिचुएशंस काफ़ी दफ़ा बहुत पेनफुल भी थी, बिकॉज़ वो सारे जोन में जाना, उस जोन में जाना बड़ा मुश्किल है। बट यह है कि हमने इसको जिस लोकेशंस में शूट किया है, जैसे हम लोग डेजर्ट में हम पूरा टाइम रहे, ना नेटवर्क था, ना लाइट होती थी, ना गैस होती थी। आप समझे, मतलब एक जगह पे आप जाके बैठ गए हैं और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब आपने वहाँ पे शूट करना है। और डेजर्ट में हम लोग जीप्स में जाते थे बड़ी दूर दूर, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बाकी ये थोड़ी सी कोमल की लाइफ बताएं, कैसी कोमल की लाइफ थी? कोमल की लाइफ बहुत सिंपल है, उसको कोई दुनिया का पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उसको। और मतलब एक लड़की है जो कि एक ही घर में बस पली बड़ी है, उसको नहीं पता बाहर लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, और एकदम जब उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चीज़ें आती हैं तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो ये है कोमल का कैरेक्टर। और मैं बड़ी खुश हूँ इस चीज़ से कि मुझे बड़े बड़े मीडिया के डायरेक्टर्स ने अप्रिशिएट किया है, जैसे फ़ारूक रिंद जो कि एक बहुत बड़ा हमारा नाम है, जिनका मैंने बागी ड्रामा देखा तो मैं उनकी बड़ी फ़ैन थी और बड़ा ड्रीम है मेरा उनके साथ काम करने का। तो उनकी तरफ से मुझे अप्रिसिएशन आई तो मैं आई वाज लाइक ओ माय गॉड। और अमीन इकबाल साहब और अली रज़ा उसामा, मतलब सारे बड़े बड़े नाम। तो आई गेस कि हमने कुछ किया है अच्छा, तो ऑडियंस भी देखनी, ऑडियंस को भी चाहिए कि वो देखें, लाजमी देखना चाहिए। और हम इस चीज़ को, काम को तो अप्रिशिएट करना ही है, इसके मैसेज को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सो आपने जो सॉन्ग तैयार किया, मुझे बताइए उसमें क्या चीज़ें हाईलाइट की गई? दरअसल कज़ा मेरे सॉन्ग का नेम है। कज़ा का मतलब होता है मौत, और रानी कोड और कज़ा सेम चीज़ है। अगर जो आपने रानी कोड को सुनना है तो आपको कज़ा सुनना पड़ेगा। कज़ा जो है वो पूरा ही एक सिंबॉलिकली उसको शूट किया गया। उसमें आपको डिफरेंट गेटअप्स नज़र आएंगे, और जिनमें हमारी मदद विक्की संधू ने, अली लक्की ने बहुत ज़्यादा की है। और रानी कोड बेसिकली सारा जो रानी कोड है वो सब ओरिजिनल है, उसमें हर चीज़ ओरिजिनल आपको देखने को मिलेगी। इवन वहाँ की लोकेशंस, वहाँ की लोकेलिटी, वहाँ के आपको इवन के रानी कोड का सारा एक्शन ओरिजिनल है। कि वहाँ पर हमने हकीकत में हमने देखा है कि वहाँ पे कि हमारे आर्टिस्ट के जो है वो एल्बोज जो है वो, और इवन नीज जो है उनकी, हमें चोटें लगी हैं बहुत बहुत, और बड़ा हमने कोई हैवी किस्म का एक्शन है इसके। तो ये दोनों जो चीज़ें ना, कज़ा और रानी कोड, ये दोनों एक ही है लेकिन ऑपोजिट है। अगर जो आपने वो सिंबॉलिकली रानी कोड को देखना है तो आपको वो कज़ा देखना पड़ेगा, और अगर जो आपने रानी कोड को ओरिजिनल देखना है रानी कोड, फिर वो आपको रानी कोड ही देखना पड़ेगा। पड़ेगा। वो फील हमने इस गाने की बिल्कुल एक चेंज है, लेकिन जब आप वो देखेंगे तो आप उसको रिलेट कर सकेंगे कि अच्छा ये वाकई उसी के बारे में बात हो रही है। कितना टाइम स्पेंड किया वहाँ पर? और अब मतलब ऑब्वियसली आप आदी नहीं होते हैं ना, तो किस तरह से सरवाइव किया? हम लोग जो कि मतलब अपने बेड से उठते हैं और काम पे जाते हैं, वहाँ हम लोग ज़मीन पे सोते थे। और हमने वहाँ पे 35 डेज़ के अराउंड शूट किया था। और मतलब आप लगा लें कि आप किसी ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलना। सारा टाइम आपने बस शूट किया, और मतलब खाना पीना तक नहीं था हम लोग के पास, जाना ब्रेकफास्ट करना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 किलोमीटर आपको पैदल वॉक करनी पड़ती थी पानी पीने के लिए। अच्छा। वहाँ पे, और इवन मुझे ये आपको फ़िज़ा बेहतर बताएंगी क्योंकि ये लोकेशन पे उधर मौजूद थी। वहाँ पर इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई, इनके ऊपर हकीकत में हमला हुआ वडेरों का। अच्छा। पूरे क्रू के ऊपर, वहाँ पर लोग ज़ख्मी भी हुए। ठीक है, इनको छुपा दिया गया, हमारी ख़वातीन जितनी भी वहाँ पर थी, सारी गर्ल्स को वहाँ पर उन्होंने वो बैक रूम्स के अंदर वो छुपा दिया इन सबको, और वहाँ पर हकीकत में वडेरों ने हमला किया उधर। तो उनको ये था कि मतलब ये आप लोग आए क्यों हैं यहाँ पे शूट करने, आप लोग निकले यहाँ से। और उनके पास वेपन्स वगैरह भी थे, और हम लोग तो मतलब वैसे ही शूट करने गए हुए थे। तो हम लोग को, लड़कियों को सारे एक रूम में बंद किया उन्होंने,
और फिर उनसे जो है ना बातचीत की, फिर हम सुबह होते साथ ही वहाँ से निकल गए। अभी हमने लोकेशन थोड़ी चेंज की। वहाँ पर एक मज़ेदार सी, तो एक्चुअली आप देखिए कि वहाँ पर फिर खवातीन का रहना उस इन्वायरमेंट में कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है। वहाँ पर आप वहाँ के जो उनकी जो लोकल खवातीन है ना, उनको देखना भी बहुत मुश्किल है। वहाँ पर आपको उनकी लोकल खवातीन है वो नज़र नहीं आएंगी। वो इतना वो मतलब इतना वो छुपा के रखते हैं अपनी खवातीनों को। और इनके साथ जो है वो जब फर्स्ट डे इनके साथ कुछ ऐसा हुआ तो मैं फिज़ा का एक बड़ा मज़ेदार सा एक डायलॉग है, वो डायलॉग नहीं है, इसके मुंह से देखा कि सर ये हम कहाँ, क्या था वो, सर ये हम कहाँ आ गए हैं। मतलब बंदे को नहीं होता। हम लोग गए थे एज के मतलब चलो एडवेंचर है, वो वहाँ जाके पता चला एडवेंचर नहीं है, ये तो कुछ और ही है। वाकई बिल्कुल, जब आप ग्राउंड की रियलिटी देखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो जब आप सब सारा सीन और स्टोरी पढ़ रहे होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जब जाके आपको वहाँ पर शूट करना है तो वो बिल्कुल चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, मतलब आप सीखते हैं हमेशा किसी ना किसी चीज़ से। अब आपने ये पूरा शूट किया, बीइंग अ गर्ल आपको तो वहाँ के माहौल पे यहाँ अपना लाइफस्टाइल देख के आप ब्लेसिंग समझती होंगी कि वाकई बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। वहाँ के लोगों की तो लाइफ बहुत मिजरेबल आपने पाई होगी। बहुत मिजरेबल। इवन के उनके पास वॉशरूम्स तक नहीं है। लाइक एक रूम होता है उसके अंदर 10-12 लोग रहते हैं, उसी के अंदर खाना पकाते हैं, उसी में खाते हैं। और वॉशरूम्स होते हैं इस तरह के बहुत दूर कहीं जाके। इवन हमने भी यूज़ करना होता था कोई दूर जाके, एक छोटा सा बना होता था, उसका भी डोर नहीं होता था। लाइक हमें उस तरह करना पड़ता था। तो पानी तो आपको पता है वहाँ पे है नहीं, तो बहुत मिजरेबल लाइफ है वहाँ पे। ये तो हमने इसीलिए बनाई है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। हमें जैसे आइडिया नहीं होता अपने घर में बैठ के कि उधर क्या है। इवन अभी भी लोग शायद ही इस पे मतलब असर नहीं। सो मुझे कोमल का कैरेक्टर बताएं कि क्या क्या चीज़ें कोमल ने फेस की जो वाकई वहाँ की लड़कियों को करनी पड़ती हैं। लाइक उसके जो फादर हैं, जो उसका अब्बा हैं, उन्होंने उसकी शादी जो है वो फोर्सफुली करवाई। इस तरह की चीज़ें लाइक मतलब अभी उसकी एज इतनी नहीं है बट उसको फोर्सफुली, क्योंकि वहाँ का वडेरा सिस्टम है, तो जहाँ से ऑर्डर आ गया तो वहाँ पे शादी हो गई। कि किसी ने किसी वडेरे को पसंद आ गई तो वो उठा के ले गया। मतलब कोई औरत की कोई वहाँ पे रिस्पेक्ट या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। तो ये कोमल की जो भी जितनी भी लाइफ दिखाई गई है वहाँ पे, आप बोलों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइफ वहाँ की क्या है और किस तरह पर ख़वातीन नज़र ही नहीं आती हैं। तो आप समझ लें कि किस तरह से उनको जो है मुश्किल वक्त गुजारना पड़ा। ये हमारे माशरे की वो चीज़ें हैं, ये वो वडेरा सिस्टम है जो हम देख रहे हैं कि सरायत करता ही चला जा रहा है और उसके आगे बंद बांधना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच, गुड लक। आप लोग बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट पे काम किया है। आई होप लोगों को पसंद भी आएगा, आपको फीडबैक भी बहुत ज़बरदस्त। Amazon Prime की फर्स्ट वेब सीरीज है पाकिस्तान की। चलें जी, गुड लक इसके लिए आपको। नाज़रीन हमने एक ब्रेक लेनी है, आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। खुशगवार तब्दीली मौसम में जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। धूप में ज़रूर बैठें, विटामिन डी का रिच सोर्स है। अच्छा जी, मौसम कैसा रहेगा और बारिशों के आगे क्या प्रेडिक्शन है ये हम जानेंगे। अक्सा हमारी रिपोर्टर बाहर मौजूद हैं। जी अक्सा। जी बिल्कुल है ना, मौसम की सूरत हाल के बारे में अगर बात कर लें तो गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश के बाद मौसम जो है काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। मतला साफ़ होने के बाद जो है शहर लाहौर के जो वासी हैं वो खिलखिला उठे हैं। उन्होंने अपने दिन का आगाज़ ठंडी ठंडी और सर्द हवाओं के साथ किया है। साथ ही साथ शहर लाहौर के मौसम में इस वक्त सूरज की किरणों का भी राज है। चमकती हुई किरणों के साथ जो है शहर लाहौर का मौसम जो है काफ़ी शादबाद और जो है फ्रेश हो गया है। साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है उसमें भी खासी कमी देखने में नजर आई है। इस वक्त शहर लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो 60% रिकॉर्ड की जा रही है। बारिश हो जाने के बाद और सूरज की किरणों के बाद जो है शहर लाहौर आलूदगी के एतबार से पूरी दुनिया में इस वक्त जो है 58वां नंबर पर आ गया है। बारिशों के बाद जो है इस हवाले से जो है काफ़ी कमी देखने में नजर आई है। शहर लाहौर आलूदगी के एतबार से भी जो है काफ़ी दर्जे नीचे आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है खासी कमी देखने में नजर आ रही है। शहर लाहौर के पास इस बदलते हुए मौसम के बाद जो है खासे खुश भी दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे जो है तरोताज़ा भी हो गए हैं और साथ ही साथ आगे बढ़े और दर्जा हरारत
के हवाले से बात करें तो शहर लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त 12% सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाएं जो है शहर लाहौर में 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। साथ ही साथ हवा में जो नमी का तनासुब है वो 100% रिकॉर्ड किया जा रहा है। तहम महकमा मौसमियात की जानिब से इस हफ्ते मजीद बारिश की पेशन गोई जाहिर की गई है। ये सुनते हुए शहर लाहौर के बासे जो है काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धुंध के बायस जो है काफ़ी मामूलात ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिसके बाद अब बारिशें हो जाने के बाद और सूरज की किरणों के बाद शहर लाहौर के बासे जो है काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोइयाँ जाहिर की गई हैं उस पर भी अमल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई। आपकी पिक्चर्स को भी कल इसी तरह से शो में शामिल किया जाएगा, आपकी बर्थडे को भी स्पेशल बनाया जाएगा। हमने भी जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट्स हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे आज के भाव। आज की रेट लिस्ट है जी उसवा के पास, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। अगर हम आज की रेट लिस्ट की बात करें तो आज की रेट लिस्ट के मुताबिक आलू की सरकारी कीमत जो है वो 45 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो इस वक्त 80 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 210 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 300 से 350 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से टमाटर की सरकारी कीमत जो है वो 100 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में 150 से 180 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम लहसुन की सरकारी कीमत की बात करें तो इस वक्त जो है वो 490 रुपये देसी की सरकारी कीमत है, लेकिन चाइना की सरकारी कीमत जो है वो 550 रुपये मुकर्रर है। ओपन मार्केट में जो है मुख्तलिफ रेट्स में 550 से 600 650 रुपये तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत जो है वो 470 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 550 से 600 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मेथी की सरकारी कीमत 100 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 150 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। गोभी की सरकारी कीमत जो है वो 130 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 200 से 210 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से अगर हम गोभी की सरकारी कीमत की बात करें 130 रुपये है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 225 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 300 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ रेट्स पर फ़रोख्त की जा रही है। साथ ही साथ जो गिरा फरोशी है वो आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। मार्केट्स में जो है वो सरकारी रेट से दुगना कर सब्जियां बेची जा रही हैं, जिसके बायस मसाला जात और सब्जियों की जो खरीदो फरोख्त है वो आवाम के लिए मुश्किल सो मच जी। सो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है इख्तिताम को, लेकिन इख्तिताम से पहले क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, सो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप शामिल करना चाह रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि प्रोग्राम में लाजमी होनी चाहिए, हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है। इसके अलावा अगर आप में टैलेंट है कोई तो ज़रूर अपना टैलेंट भी शेयर कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी अपने प्रोग्राम में मदऊ किया जाएगा। वैसे तो आने वाले दिनों में कुछ स्पेशली हम लोग इलेक्शन के हवाले से ही प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। वो वादे, वो नारे, वो दावे जो इस टाइम आप बाहर जलसे, जुलूसों, कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए सुन रहे हैं, तो उनकी हकीकत कितनी है वो तो टाइम बताएगा, लेकिन हम अपने मेहमानों के ज़रिए ज़रूर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि मंशूर उनका क्या है, किस तरह आवाम की खिदमत के लिए ये अवामी नुमाइंदे जो हैं सरगर्म रहेंगे, क्योंकि वोट इन लोगों ने हासिल तो करना ही है और आवाम ने वोट डालने जाना ही है। आप ज़रूर वोट दें, अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अब बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि इंतखाब सोच समझ के करें कि आप वोट किसको देने जा रहे हैं। सो इनका मंशूर क्या है और ये किस तरह से आवाम की खिदमत के लिए सरगर्म रहेंगे, ये हम आने वाले दिनों में ज़रूर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे आने वाले शोज़ जो है वो इलेक्शन के हवाले से ही होंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।